नाज़रीन, एक तरफ इसराइल जो है वो ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसको अब कुछ और खतरात भी लाहक हो रहे हैं। और वो यह है, एक तो ईरान आगे से रिटेलिएट करेगा, लेकिन उससे भी बढ़कर एक और खतरा अब इसराइल को लाहक हो गया, और वो यह है कि ईरान जो है वो इसराइल के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनको जब निशाना बना सकता है, यानी जो उनके डिफेंस मिनिस्ट्री और बाकी उनके बड़े हाई प्रोफाइल जो फिगर्स हैं उनको ईरान जब निशाना बना सकता है। इस खौफ के अंदर अब इसराइल मुब्तला हो गया है, और यह बहुत ही गैर मामूली बात है, क्योंकि इसराइल की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, ना ही अरब वॉर्स के अंदर ऐसा हुआ है, ना ही बाकी बाद में जो जंगें अगर हुई हैं तो उसमें भी ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ना ही हिजबुल्लाह ऐसा कोई कर सकी है, ना ही हमास, ना ही अंसारुल्लाह, ना ही खुद ईरान ऐसा कर सका है कि वो इसराइल के अंदर उनके हाई ऑफिशियल्स को निशाना बना सके। तो इस वक्त इसराइल इस खौफ के अंदर है, और उसने सिक्योरिटी बढ़ा दी अपने साइंसदानों की सिक्योरिटी इसराइल ने बढ़ा दी है। बाकी मिलिट्री हाई ऑफिशियल्स की और हाई प्रोफाइल शख्सियात की जो सिक्योरिटी है वो इसराइल की जानिब से बढ़ा दी गई है कि ईरान जो है वो इन पर अटैक कर सकता है। देखिए, नेतन्याहू की जंगें इसराइल को किस नहज पर ले आई हैं, यानी इससे इसराइल की सिक्योरिटी इस लेवल पर तो कभी चैलेंज हुई नहीं थी कि मतलब इस हद तक आगे बढ़कर उनको कोई अटैक कर सके। इसराइल की सिक्योरिटी कभी इस नौयत की चैलेंज नहीं हुई थी। तो जैसे मैक्रोन ने कहा था कि इसराइल की मुसलसल जंगें जब इसराइल को गैर महफूज बना रही हैं, तो ये नेतन्याहू की मुसलसल जो एरोगेंस है ये उसका रिजल्ट है, ठीक है ना, मुसलसल जंगें। और अगली बात देखिए, गल्फ समिट आज हो रहा है बहरीन के अंदर। गल्फ समिट जब वो हो रहा है, बड़ा ही हिस्टोरिक नौयत का ये समिट है। इसका एजेंडा क्या है? इसका एजेंडा यह है कि वेस्ट नो लॉन्गर कैन प्रोटेक्ट गल्फ। इसका एजेंडा यह है, अमेरिका, यूरोप, ये सारे जो है, चूंकि यहां पर फ्रांस की भी बेसिस है, बर्तानिया को बिठाया हुआ है, अमेरिका को बिठाया हुआ है, गल्फ का आज की इस मीटिंग का एजेंडा यह है कि वेस्ट जो है वो अब गल्फ की सिक्योरिटी नहीं संभाल सकता, और अब हमें अल्टरनेटिव की तरफ जाना है। जब सितंबर में कतर पर अटैक हुआ था, तभी हमने आपके सामने ये सारी रिपोर्ट्स रखी थी कि ट्रस्ट शेकन हो चुका है, और यह नेतन्याहू का मोस्ट फुलिश बिहेवियर था। और अगर ट्रंप में भी थोड़ी सी समझदारी होती तो वो कभी ये नेतन्याहू को अलाउ ना करता। ये मोस्ट फुलिश बिहेवियर था नेतन्याहू का, कतर पर अटैक करना, और इससे ज्यादा कोई अमेरिकन मफादात को डैमेज हो नहीं सकता। इसलिए आप देखिए कि उसके फौरी बाद ट्रंप ने जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदे कर, कतर के साथ मुआहदे कर, यानी ट्रस्ट को बहाल करने की जब वो कोशिश की है। लेकिन आज का समय ये अगेन इस बात को बता रहा है कि ये वाकया उनके जहनों में नक्श हो चुका है, ट्रस्ट हिल चुका है। हाँ, जैसा हमने आपको बताया था कि अरब वर्ल्ड एक तरीके से चलती है, और वो सडन नहीं कुछ करते, ठीक है ना, सडन उस तरह से नहीं चलते, बड़ा देखभाल के उन्होंने चीजों को लेकर चलना होता है, ग्रेजुअली लेकर चलना होता है। वो एक दिन में अमेरिका और फ्रांस और बर्तानिया को नहीं कह सकते कि यहां से बेसेस खाली करें, तो फिर किसको लाकर बैठाएंगे? खुद तो वो अपनी सिक्योरिटी संभाल नहीं सकते। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस के जरिए ये होगा, लेकिन ये होगा जरूर। वो अपनी सिक्योरिटी खुद संभालेंगे या कुछ नए मुआहदे करेंगे, जैसे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ किया, ये वन ऑफ दैट एग्रीमेंट उसी तराजुर में है। तो आपस में कोई मुआहदे करें, ज्वाइंट अरब फोर्स बनाएं या जो भी करें, लेकिन वो जो पुराना मॉडल था, वो जो पुराना फ्रेमवर्क था, वो हिल चुका है मुकम्मल तौर पर। तो आज ये फिर साबित कर रहा है। तो यहां भी आप देखिए फुलिश बिहेवियर, और सीरिया में भी देखिए। तो चूंकि उनको एक स्ट्रेटेजिक डिफीट हो चुकी है, तो वो अपनी हेजेमनी को असर्ट करने के लिए मजीद जो रॉन्ग पॉलिसीज हैं वो अपनी एरोगेंस में करते चले जा रहे हैं। तो ये गल्फ समिट के हवाले से भी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। ट्रंप ने ये कहा है कि वो बहुत जल्द, एनी टाइम इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग आवर्स, वो वेनेजुएला पर ग्राउंड स्ट्राइक्स कर सकता है। ये बहुत ही खौफनाक बात है, यानी अब ये किसी मीडिया से कोई खबर नहीं आ रही, ये ट्रंप कह रहा है कि वो ग्राउंड स्ट्राइक्स वेनेजुएला पर करने जा रहा है। और मीनवाइल जो है वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हाई लेवल टॉक्स के लिए मॉस्को पहुंच गए हैं, और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री अलायंसेस, ये सारी चीजें वहां पर मॉस्को के अंदर डिस्कस हो रही हैं, और उसमें सारे ग्लोबल इश्यूज, वेनेजुएला से लेकर, मिडिल ईस्ट से लेकर, यूक्रेन जंग से लेकर, वो तमाम चीजें वहां पर डिस्कस हो रही हैं। तो ये तमाम सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले ईरान के हवाले से जो अनप्रेसिडेंटेड, यानी ये देखें, हिजबुल्लाह ने अटैक किया, इजरायली डिफेंस को पेनिट्रेट किया, ईरान ने उससे भी ज्यादा किया, लेकिन ये जो हो रहा है ना कि इजराइल के सीनियर ऑफिशियल्स, साइंटिस्ट, ये खतरे में हैं, और किसी मुल्क के पास ये सलाहियत है कि वो इनको निशाना बना सकता है। ये तारीख में पहली बार हो रहा है। अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स इन इजराइल अपनी सिक्योरिटी के लिए, एक्सपेक्टेशंस ऑफ ईरानियन स्ट्राइक टारगेटिंग हाई प्रोफाइल फिगर्स। अच्छा, इजराइल ने अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स लेना शुरू कर दिए अपने सीनियर साइंसदानों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो डिफेंस सिस्टम है उसका जो क्रू है, उसको जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उन तमाम ऑफिशियल्स को फियरिंग इमिनेंट ईरानियन रिटेलिएशन ऑपरेशन। वजह क्या है, खतरा क्या है? ईरान का जवाबी हमला होगा। अच्छा, इससे भी अगली बढ़कर बात देखिए, इजरायली मीडिया, ईरान पिछली बार की तरह इस बार सिर्फ मिसाइल अटैक करके सेटिस्फाई नहीं होगा कि उसने बेसिस को हिट कर दिया, उसने बाकी मिलिट्री टारगेट्स को हिट कर दिया। नहीं,
सिर्फ इस बात से भी अभी ईरान सेटिस्फाई इस बार नहीं होने वाला है। इस बार वो क्या करेगा, इस बार वो इनके टॉप ऑफिशियल्स को निशाना बनाएगा, जो आज तक कोई नहीं कर सका, खुद ईरान भी नहीं कर सका। ईरान विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद द रिटेलिएशन टारगेटिंग मिलिट्री बेसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सिर्फ इससे ईरान इस बार मुतमईन नहीं होने वाला है, बट ही विल सीक टू असैसिनेट, ठीक है ना, गिविंग टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन। पूरे मिडिल ईस्ट में जो इजराइल ने किया है आपके सामने है। अब वो क्या कह रहे हैं कि ईरान विल सीक टू असैसिनेट किसको? साइंटिस्ट, इजरायली साइंटिस्ट। ईरान के कितने साइंटिस्ट मारे गए? तो मैंने आपको कहा था कि ये जिन बोतल से बाहर आ चुका है, ठीक है ना। तो इजरायली साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और जो इनके वेपन्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और इसके अलावा जो इनके बड़े वेपन इंस्टीट्यूट हैं, उनके जो हाई ऑफिशियल्स हैं, मिसाल के तौर पे इजराइल की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है, ये बहुत बैकबोन है इजरायली टेक्नोलॉजी की, इजराइल का एरोस्पेस इंस्टीट्यूट, इसमें जो बैठे हुए बड़े ब्रेन्स हैं वो ईरान के निशाने पर है। रफाएल सबसे बड़ी कंपनी जिसने डोम बनाया है, उसके हाई ऑफिशियल्स निशाने पर हैं। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है। आयरन डोम, डेविड स्लिंग, इसमें यानी इसको एग्जीक्यूट करने वाले, बनाने वाले, ये सब उनके निशाने के ऊपर है। एलबेत सिस्टम जो है, एलबेत सिस्टम ये इजराइल का सबसे बड़ा, यानी जो डिफेंस रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें इसका बहुत ज्यादा किरदार है। तो इसके जो हाई ऑफिशियल्स है वो निशाने पर हैं। एंड ऑफिशियल्स इन द वेपन्स डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, वेपन डेवलपमेंट, ये सब, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। और अब क्या हो रहा है कि ये अगर बैरून मुल्क इन्होंने ट्रैवल करना है, इनमें से किसी भी ऑफिशियल ने, तो अगर वो दौरा प्राइवेट भी है और अनऑफिशियल भी है और खुफिया भी है, किसी को पता भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों की जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दिया गया है। इमीडिएट सिक्योरिटी असेसमेंट की जा रही है, डिटरमिनिंग द साइज ऑफ द गार्ड टीम, कितनी ज्यादा उसके गार्ड जो है उसकी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है, और बाकी मेजर्स उसकी मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए उठाए जा रहे हैं। और फिर इजरायली मीडिया ने बताया है कि ईरान और उसके इत्तेहादी में कैरी आउट प्रिसीजन अटैक्स, प्रिसीजन अटैक यानी बिल्कुल टारगेट को जाकर हिट करना, केपेबल ऑफ चेंजिंग द रूल्स ऑफ गेम्स, जिससे मिडिल ईस्ट के रूल्स ऑफ द गेम बदल कर रह जाएंगे। तो देखिए, जब जून वॉर के अंदर ईरान ने क्या किया था, ईरान ने एक और कैपेबिलिटी जब दिखाई थी, ईरान ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द मिडिल ईस्ट, उसने इजराइल के अंदर जो अंडरग्राउंड बंकर्स हैं उनको निशाना बनाया था और उनको डिस्ट्रॉय किया था। यह सलाहियत सिर्फ इजराइल के पास है, और उसके फाइटर जेट्स बंकर्स को जाकर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और बंकर्स के अंदर मौजूद ऑफिशियल्स को असैसिनेट कर सकते हैं। जैसे हसन नसरुल्लाह, वो भी तो बंकर के अंदर ही मौजूद थे ना, तो उनको असैसिनेट किया गया। इसी तरह बाकी जो ऑफिशियल्स असैसिनेट हुए, तो वो ये सलाहियत सिर्फ इजराइल के पास है। क्यों? क्योंकि उसके पास एडवांस जेट्स हैं जो प्रिसीजन के साथ जाकर टारगेट करते हैं, बाकी किसी के पास ऐसी कोई सलाहियत नहीं है। अगर किसी के जेट्स आएंगे भी सही, तो आगे से इजरायली जेट्स उनको गिरा देंगे। तो मिसाइल के होते हुए तो ये ताकत हासिल हो ही नहीं सकती। और फिर इजराइल के खिलाफ जिसका इतना स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस है, पूरे वेस्ट का एयर डिफेंस डिप्लॉय है, तो कोई मिसाइल इतना लेयर्स को पेनिट्रेट करता हुआ, डिफेंस लेयर्स को पेनिट्रेट करता हुआ जाए और फिर ऑन सरफेस को एक बिल्डिंग है ना उसको हिट करे, ये एक डिफरेंट बात है। इतनी उसकी प्रेसिजन और इतनी उसकी पावर हो कि वो बंकर को जाकर हिट करे और वहां पर असैसिनेट कर दे, ये तो बिल्कुल एक अनहोनी चीज है ना। इजराइल इसको तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ईरान वो कैपेबिलिटी उस दिन दिखाई थी वहां जून वॉर के अंदर। अब वो कह रहे हैं कि यानी इससे भी बढ़कर वो इसी नौयत के ऑपरेशंस करेंगे अंडरग्राउंड में, जो बैठे हुए हैं, जो इनके ऑफिशियल्स होंगे, उनको असैसिनेट किया जाएगा। तो देखिए, ये जो मुल्क है ना ईरान, और ये सारे, ये तो असैसिनेशन भुगत चुके हैं और हो सकता है मजीद भी ये फेस करें इस तरह के असैसिनेशन, क्योंकि इजराइल मजीद करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये बारी है इजराइल की। अच्छा, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। ये जो बड़ी पावर्स होती हैं, लाइक इजराइल बड़ी पावर है, अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, चाइना, ठीक है, ये जो बड़ी पावर्स हैं, इनकी जो सिक्योरिटी होती है ना, वो दूसरे मुल्कों की सिक्योरिटी से बिल्कुल डिफरेंट होती है। इनकी जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत लेयर्स के अंदर होती है। यानी इनके जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनको असैसिनेट करना तो बहुत दूर की बात है। कोई मुल्क अगर सिर्फ ऐसा सोच रहा हो, अगर इस तरह की प्लानिंग कर रहा हो या इस तरह की कोई कैपेबिलिटी रखता हो, तो भी ये ताकतें अफोर्ड नहीं करती। यानी अब ये बात सुनिए कि इनके जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो इस खतरे के साए में भी नहीं रह सकते कि उनको असैसिनेट किया जा सकता है, कि उनको सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ जाए। नहीं, ये बड़ी ताकतें ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि इनको ये खतरा लाहक हो जाए और इनके ऑफिशियल्स इस खौफ में फिरते रहें और उनकी सिक्योरिटी डबल करनी पड़े कि हमें निशाना बनाया जा सकता है। ये हो ही नहीं सकता है। उन्होंने फ्रीली और नॉर्मल अंदाज में जो एक स्टैंडर्ड सिक्योरिटी है, ठीक है, उसके साथ मूव करना है, लेकिन इस खौफ में मूव नहीं करना जैसे ईरान के ऑफिशियल्स करते हैं या बाकी करते हैं कि भाई उनको किसी वक्त असैसिनेट किया जा सकता है। ये तो फिर हिजबुल्लाह के बराबर आ गया ना इजराइल। हिजबुल्लाह भी तो यही कर रही है। फिर तो इजराइल हिजबुल्लाह के बराबर आ गया ना, ईरान के बराबर आ गया। ईरान के ऑफिशियल्स भी इसी तरह डबल ट्रिपल सिक्योरिटी के साथ और पूरे बंदोबस्त के साथ वो उनकी मूवमेंट हो रही होती है। हमास भी ऐसे मूव कर रही होती है। तो यानी एक फियर